जी, थोड़ी सी ध्यान ध्यान रखिए कोई ज्वाइन हो जाए, है ना। अपन सवाई जयसिंह सेकंड का इतिहास पढ़ रहे थे। इनके बारे में अपन ने बेसिक युद्ध अभियान, कब ये राजा बने, शुरुआती तौर पर कहाँ कहाँ किस किस के साथ युद्ध किए, ये सारी चीजें देख ली थी। कल की क्लास में अपन ने इनकी चीजें भाई इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया, क्या क्या स्थापत्य कला में योगदान था, वास्तुकला में इनका क्या योगदान था, तो उसके बारे में अपन ने बहुत सारी चीजें देखी थी। अपन पहले एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसमें कुछ मैंने लिखा भी दिया था, उसके आगे फिर अपन वहां करेंगे। एक चीज और, अभी जैसे किसी को ऐसा लग रहा है कि ये जैसे हिस्ट्री से खुद को ज्वाइन नहीं कर पा रहा हो, तो ज्यादा मत सोचे, वो इतना सोचे कि कोई एक इंसान है और उसके बारे में बस अपन पढ़ रहे हैं। अभी आपको अपन इतना से सोचना है कि कोई सवाई जयसिंह नाम का एक राजा हुआ, आमेर का शासक था, और जिसने आमेर में किस किस चीज का निर्माण करवाया था और क्या क्या कार्य किए थे। इसने सवाई जयसिंह सेकंड ने, जिसमें अपन ने एक चीज देखी थी, अश्वमेध यज्ञ। क्या कराया इन्होंने? अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? ये हिंदू धर्म से, हिंदू रीति रिवाज से एक पूजन होता है, और उस पूजन के तहत भगवान की पूजा की जाती है, हवन किया जाता है, पंडितों को उनको सबको बुलाया जाता है, और एक तरीके से उसके साथ ये घोषणा की जाती है कि राजा सबको स्वीकार है। इसके अलावा उसके विरोध में कोई दूसरा नहीं है, विरोध में कोई नहीं लड़ सकता हूं। एक बात, राजा क्या है? शक्तिशाली। एक तरीके से अपन ये देखें, अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रयोजन क्या होता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ कराने का मेन उद्देश्य होता है भगवान की पूजा के साथ साथ कि राजा अपने आप को समृद्ध या शक्तिशाली घोषित कर देता है कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता, उसके सामने कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो इस समय सबसे मजबूत राजा है। इस तरह अश्वमेध यज्ञ में यही है, खुद को चक्रवर्ती सम्राट बता देना, या खुद की उपाधि धारण कर लेना, और इस तरीके से ये घोषणा की जाती है कि अब इस राजा के बराबर में कोई नहीं है। ये पहले हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये बहुत पहले होते थे। जैसे अपन रामायण देखते हैं, तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक घोड़ा छोड़ा गया, और घोड़ा किसने पकड़ लिया था? लवकुश ने पकड़ लिया था, और फिर लवकुश ने मिलकर भगवान राम की सेना से युद्ध भी किया था, है ना। तो सेम ये वही अश्वमेध यज्ञ होता है, उसी टाइप का होता है कि अश्वमेध यज्ञ किया, इन्होंने भी क्या छोड़ा? एक घोड़ा छोड़ा, है ना। घोड़ा छोड़ा, अब ये घोड़ा कहाँ छोड़ा गया? ये छोड़ा गया जयपुर के आसपास। ये इन्होंने वैसे एक सिंबॉलिक तौर पर छोड़ा गया, क्योंकि जो सिचुएशन थी उसमें ऐसा तो नहीं तुम पूरे हिंदुस्तान में घोड़ा घुमा दो या कहीं भी ऐसा कर सकते हो, और घोड़ा उस जगह ही घुमाया जाता है जिस जगह के राज्य का शासन है, या जिस जगह राजा शासन कर सकता है, या दूसरे की सीमा में भी घुस सकता है। तो उसी हिसाब से जयपुर के आसपास ही सवाई जय सिंह ने अपना घोड़ा घुमा लिया। लेकिन यहाँ पर भी कोई सिपाही था, या कोई अपने धर्म को मानने वाला था, अडिग था, लव कुश की तरह, उसकी तरह एक राजपूत था, और वो राजपूत थे कुंभानी जी। कुंभानी ने क्या किया? उस घोड़े को पकड़ लिया था, है ना। कुंभानी ने किसको पकड़ा था? घोड़े को पकड़ा, और घोड़े को पकड़ने के बाद में क्या हुआ? सेना से युद्ध किया, आमेर की सेना से, और मारा गया युद्ध में। तो इस प्रकार एक ये यज्ञ संपन्न हुआ। और ये किसने कराया था, मतलब किसके, इसके पंडित कौन थे? पंडित थे पुन- भटनागर रत्नाकर। बताया था, नहीं बताया? ये तो पुंडरिक था ना सर।
क्या? सर पुंडरीक रत्नाकर था। पुंडरीक रत्नाकर था ना। पुंडरीक रत्नाकर था क्या? मुझे भटनागर कौन सा है, मुझे ऐसे ही याद आ रहा है। ध्यान कहीं और चला गया था, है ना। तो जो इनके पंडित थे वो कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर पंडित थे, जिन्होंने इस यज्ञ को संपन्न कराया था। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में ज्यादा ऐसे तो कोई कहानी नहीं है भाई। अश्वमेध यज्ञ किसने कराया? दो ही अपन को याद करने की कौन सी बात है इसमें से? अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? अश्वमेध यज्ञ सवाई जयसिंह ने कराया, है ना। पंडित कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। बस याद रखने के लिए अपन को ये दो ही चीजें। तीसरी बात इसमें यदि याद रखने के लिए तो ये है कि जो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था, यज्ञ करने के बाद जो घोड़ा घुमाया गया था, वो किसने पकड़ा था? वो पकड़ा था कुंभानी राजपूत ने। किसने पकड़ा था? कुंभानी राजपूत ने। किसने पकड़ा था? कुंभानी राजपूत ने। तो अभी एक एक बार इस लाइन को लिख लीजिए सभी। नहीं, मैंने कल भी नहीं लिखाई थी, ये लाइन आगे लिख लीजिए। वो आगे जैसे लिख दिया वो कर मत लिखना, है ना। तो अब इसमें सिंपल सी है कि थोड़ा सा तुम्हें याद रखने में और आगे बढ़ने में थोड़े से, जैसे पीछे का जब अपन को ऐसा लगता है ना कि क्या करा दिया, तो फिर आगे जो अगला पॉइंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ छूटा छूटा सा। तो एक बार साथ साथ में अपन लिखते चलेंगे और साथ साथ में समझते चलेंगे। तो इसमें लिखिए, सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया। क्या किया गया? अश्वमेध यज्ञ। और जयपुर के आसपास घोड़ा छोड़ा गया। भैया जो अश्वमेध यज्ञ होता है, इसमें हवन पूजन करने के बाद लास्ट में घोड़ा छोड़ा जाता है, तो वैसे ही जयपुर के आसपास घोड़ा छोड़ा गया। है ना, जिसे कुंभानी नामक राजपूत ने पकड़ लिया। कुंभानी राजपूत ने पकड़ लिया। कुंभानी राजपूत ने पकड़ लिया था, जिसके बाद आमेर की सेना से युद्ध करना पड़ा। इसके बाद आमिर की सेना से युद्ध करना पड़ रहा। यज्ञ की प्रधानता किसने की थी? पुंडरीक रत्नाकर ने। यज्ञ की प्रधानता किसने की थी? पुंडरीक रत्नाकर ने। साई जयसिंह के द्वारा किया गया, क्या किया गया? अश्वमेध यज्ञ किया गया, है ना। और उसमें क्या किया गया कि आसपास, जयपुर के आसपास में घोड़ा छोड़ा गया, जिसे किसने पकड़ लिया? कुंभानी राजपूत ने पकड़ लिया। और यज्ञ की प्रधानता किसने की थी? पुंडरीक रत्नाकर ने यज्ञ की प्रधानता की थी। लिख लिया? हेलो सर। हाँ,
सानिया दी को ऐड कर लो। सानिया फिर से रिक्वेस्ट भेजे। सानिया से बोलो फिर से रिक्वेस्ट भेजे, कोई बोलेगा क्या? बोल दी सर मैं। है तो अपन ने अभी यही चीज देखी है पहली कि सवाई जयसिंह ने इसमें यज्ञ किया है, और वो कहाँ पे किया? जयपुर में करेंगे, आमेर में ही करेंगे। और आमेर के आसपास, जयपुर के आसपास ही उन्होंने क्या छोड़ा था? घोड़ा, जिसे कुम्मानी राजपूत ने कर लिया था। और इस यज्ञ की प्रधानता की थी पुंडरीक रत्नाकर ने। यज्ञ की प्रधानता किसने की थी? यज्ञ की प्रधानता की थी पुंडरीक रत्नाकर ने। उसके बाद जो अपन चलते हैं कि सवाई जयसिंह ने अगला एक और कार्य क्या किया। एक इनका सबसे बड़ा जो योगदान है, या एक ये मानो कि स्थापत्य कला क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा काम किया, वो किया जयपुर नगर बसाया। जयपुर को बसाने में की जो शुरुआत की थी वो सवाई जयसिंह ने की थी। और सवाई जयसिंह ने प्रारंभिक तौर पर जयपुर का पूरा नक्शा बनवाया। जयपुर के बारे में एक अलग से पूरा रिसर्च करने के बाद कि कैसा एक शहर होना चाहिए, उस तरीके से आधुनिक सोच के साथ शहर बसाने की उस समय जो शुरुआत की, उसमें सवाई जयसिंह का योगदान महत्वपूर्ण है। और सवाई जयसिंह ने जयपुर को उस तरीके से बसाया है जो दुनिया के चुनिंदा शहरों में शामिल होता है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे जयपुर की स्थापना कैसे हुई, और कैसे अपन जो बात आज अपन वर्तमान में जयपुर शहर को देखते हैं वो कैसे आया। देखो, जयपुर, इसका अपन देखते हैं कि पहले नाम किया गया जयनगर। जयपुर का पहले नाम क्या किया गया था? जयनगर किया था। दूसरी चीज देखते हैं अपन, इंग्लिश में इस जयनगर को क्या कहा गया? सिटी ऑफ विक्ट्री। ब्रिटिश सरकार ने इसको कौन सा दर्जा दिया? पिंक सिटी का। ये क्या है? जयपुर के नाम। पहले जयपुर को किस नाम से जानते थे? जयनगर के नाम से दिए गए। सवाई जयसिंह ने शुरुआत तौर पर इसका नाम क्या रखा था? जयनगर रखा था। और इंग्लिश में इसको क्या कहा गया? सिटी ऑफ विक्ट्री इसको कहा गया। तीसरा, जो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाद में इसको, जब वहां के राजा चार्ल्स मार्ट को इंडिया आए, और जब वो उनके उपलक्ष्य में पूरा जयपुर पिंक कलर कराया गया, तो उसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया था? पिंक सिटी। खैर ये अपन आगे पढ़ेंगे तब इस बारे में देखेंगे। तो ये तीन नाम अपन सुनते हैं, सुनने में तो पिंक सिटी आता है आपके। जयनगर तो पुराना नाम होगा, ये भी नहीं सुनने में होगा। और सिटी ऑफ विक्ट्री तो बहुत रेयर में सुना होगा आपने। तो इसको सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं एक तरीके से, है ना। अब इस जयपुर नगर को बसाने की शुरुआत कब हुई थी? इसको बसाने की शुरुआत हुई थी 18 नवंबर 1727 को। जयपुर बसाने की शुरुआत की थी कब? 18 नवंबर 1727 को। अब इसकी नींव किसने डाली थी, मतलब नींव किसने रखी थी, इसको शुरुआत करने की किसने की थी? पता? भट्टाचार्य पंडित तो जगन है, पर बता।
हाँ वंशी के बेटा बताओ, कोई बताएगा सोनू? तुम तो दोनों सम्राट थे कल। पंडित जगन्नाथ। क्या? सम्राट पंडित जगन्नाथ। सम्राट पंडित जगन्नाथ कौन थे ये? ये जयसिंह के गुरु थे। अच्छा, तो जो जयसिंह के गुरु थे उन्होंने किसकी नींव रखी थी? जयपुर की नींव रखी थी। है ना? सम्राट जगन्नाथ ने, पंडित सम्राट जगन्नाथ ने जयपुर की नींव रखी थी। कौन थे ये? जयसिंह के गुरु। कौन थे? जयसिंह के गुरु थे। है ना? अब स्थापत्य कौन का अर्थ कौन था? स्थापत्यकार में अपन आर्किटेक्ट भी समझ सकते हैं ना। स्थापत्यकार में जो अपन आर्किटेक्ट बोल देते हैं, या अब दूसरे शब्दों में कहें तो नक्शा बनाने वाला कौन था? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। यस सर। पंडित विद्याधर, ये तो नाम सबने ही सुन रखा होगा, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के बारे में तो, है ना? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य इसके स्थापत्यकार थे। इसको एक नक्शे में पिरोया कि कैसे बनेगी। आप सब देखते हो कि जयपुर की पूरी सड़कें जो 90 डिग्री पे काटते हैं एक दूसरे को, एक गली से निकलकर किसी भी दूसरी गली में कहीं से कहीं पहुंचा जा सकता है। और पूरी चीजें जो डिजाइन तैयार की गई थी वो बहुत ही एक गहन रिसर्च से तैयार की गई थी। और एक बहुत ही, विद्याधर भट्टाचार्य बहुत ही उस जमाने के माने जाने आर्किटेक्ट थे। न केवल ये आमेर में, ये पूरे इंडिया के टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट थे। सवाई जैसे ही उस समय एक अच्छी शक्ति हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया की। उधर मुगल सम्राट को भी इसकी जरूरत थी, तो मराठे भी थोड़े से इससे कंट्रोल में थे उस समय। पूरे एक अच्छी शक्ति में के रूप में स्थापित था अपने आप में। तो कहीं भी किसी को ये अपने पास बुलवा सकता था, कहीं भी किसी को। पंडित सम्राट जगन्नाथ ये इनके गुरु थे। ये भी बहुत महान प्रकाट विद्वान थे। ये पूरे भारत के उस समय टॉप मोस्ट जो कुल गुरु थे उनमें शामिल थे पंडित सम्राट जगन्नाथ। और स्थापत्यकार ये तो बहुत एडवांस थे। इनकी बहुत सारी बुकें हैं। उनकी आर्किटेक्ट के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में बहुत एडवांस, बहुत आज भी जिनका उपयोग होता है वो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, बहुत कुछ लिखा हुआ है ना? अभी अपन को दो चीजें याद रखनी है कि इसके स्थापत्यकार कौन थे? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। नींव किसने रखी इसकी? पंडित सम्राट जगन्नाथ ने। और कब जयपुर निर्माण की शुरुआत हो गई थी? 18 नवंबर 1727 को जयपुर निर्माण की शुरुआत हो गई थी। है ना? तीन चीजें शायद मुझे लगता है आपको याद होंगी। इसके अलावा इसका शुरुआत में जयपुर का नाम क्या था? जयनगर। बाद में सिटी ऑफ विक्ट्री, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दे दिया था? पिंक सिटी नाम दे दिया था। इस तरीके से ये नाम थे, है ना? ये 5 इंफॉर्मेशन है। तो मैं चाहता हूं कि इनको साथ साथ में लिख लो, बार बार क्यों लिखा हो। लिख ले जल्दी। अब अपन बात करते हैं कि जो जयपुर का परकोटा है, जैसे आप चार दीवारी है, जैसे अपन सिटी या मुख्य सिटी के नाम से जानते हैं कि सिटी, जैसे जैसे सिटी बोल देते हैं जनरली, और कुछ नहीं बोलते कि सिटी के अंदर से कुछ लिया क्या, सिटी के अंदर गया क्या, है ना? तो वो सिटी क्या है? वो वास्तव में जो जयपुर एग्जैक्टली है वो सिटी ही जयपुर है। उसके आसपास आज जो भी क्षेत्र फैला हुआ है वो अपने आप में जयपुर का एक हिस्सा बन चुका है, क्योंकि जो मेन सिटी है वो उस समय जयपुर के रूप में बसाई थी, जयनगर के रूप में बसाई थी। अब इसके लिए और क्या क्या है, एक तो मैं आपको बताता हूं। इसका जो सबसे मेन है वो है इसका परकोटा। क्या है मेन? परकोटा।
परकोटा है जो है 7 किलोमीटर का। कितना? 7 किलोमीटर का परकोटा है जो चारों तरफ से बंद है, बीच में जयपुर है और चारों तरफ दीवारें हैं। टोटल 7 है ना। इसके चारों तरफ से 7 किलोमीटर की दीवारें बनी हुई हैं, जैसे अपन परकोटा के नाम से जानते हैं। ये इस तरीके से ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई कि भाई अपन ने शहर तो बसा दिया, सिटी तो बसा दिया, पर उसके आसपास अलावा सुरक्षा कैसे रहेगी। उस समय तो युद्ध होते थे, छोटे मोटे, हर कोई भी आक्रमण कर सकता था ना, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी सवाई जयसिंह ने इस पर ध्यान दिया। तो अपन इसका पूरा रोड मैप देखते हैं थोड़ा सा। ये है जयपुर, है ना। और इसके तरफ चारों तरफ बनाया गया ये परकोटा। ये क्या थी? चारों तरफ दीवार बनाई गई थी, जिसे अपन क्या कहेंगे? परकोटा। और ये परकोटा कितने का था? ये था 7 किलोमीटर का, है ना। ये परकोटा है जो 7 किलोमीटर का है। अब ये चारों तरफ से दीवार बना दी, तो इसका मतलब एंट्री कहां से लेंगे अपन? एंट्री के लिए भी तो जगह होनी चाहिए, है ना। ऐसे तो फिर क्या मतलब? तो इसके लिए 7 ही दरवाजे बनाए गए। कितने? 7 दरवाजे बनाए गए। अब ये उत्तर की साइड में है, तो इधर दे दिया ध्रुवपोल। क्या दे दिया उत्तर में? ध्रुवपोल दे दिया, जिसे बाद में जोरावर सिंह के गेट के नाम से जाना गया। ये उत्तर में ध्रुवपोल हो गया, पूरब में हो गया सूरजपोल, जिसे सन गेट भी कहते हैं, है ना। और पश्चिम में हो गया चंद्रपोल, चांदपोल जिसे बोलते हैं अपन। और इसको मून गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मून गेट भी। तो ये तीन दिशाओं में सीधे सीधे हो गए कि यहाँ 3 ये दरवाजे हैं और आप इन्हीं के थ्रू प्रवेश कर सकते हो, है ना। इसके अलावा और आप चारों तरफ से पैक हो, जब राजा चाहे पूरे शहर को चारों तरफ से पैक कर सकता है और अंदर अपने शहर को सुरक्षित रख सकता है। चारों तरफ सेना बैठा सकता है और एक तरीके सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा उपाय था। तो 3 तो ये गेट हो गए, है ना। उसके अलावा 4 गेट और थे, है ना। उसमें था एक घाट गेट, एक था सांगानेरी गेट, उसके अलावा एक था न्यू गेट और एक था अजमेरी गेट। इस तरीके से 7 दरवाजे बनाए गए और उन 7 दरवाजों से ही जयपुर में अपन प्रवेश कर सकते थे, है ना। 7 में अपन इनसे ही अपन अंदर प्रवेश कर सकते थे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई ना कि 7 किलोमीटर का परकोटा था, बीच में शहर जयपुर बसाया गया और उसके लिए 7 दरवाजे बनाए गए। जिसे उत्तर में था ध्रुवपोल, जिसे जोरावर सिंह के गेट के नाम से जाना गया। पूर्व में था सूरजपोल, जिसे सन गेट भी कहते हैं। और पश्चिम में था चांदपोल, जिसे अपन मून गेट भी कह सकते हैं। उसके अलावा 4 गेट और दक्षिण की तरफ बनाए गए। उस दक्षिण में एक था घाट गेट, फिर था सांगानेर गेट, एक था न्यू गेट और एक अजमेरी गेट। इस तरीके से 7 गेट बनाए गए। इन्हीं से कोई भी अंदर प्रवेश कर सकता था। यदि ये बंद हो गए तो इसका मतलब जयपुर अंदर से बिल्कुल पैक हो गया, सुरक्षित हो गया। बिना राजा की परमिशन से कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। ठीक है, ठीक है, ये तो ये बना दिया। अब उसके अलावा जयसिंह ने देखो कितना, जो आप जिस जयपुर को आज देख रहे हो, आज राजस्थान की जो राजधानी है, कितने सुंदर तरीके से एक उस समय इसका निर्माण एक प्रायोरिटी पे रखा था। जिस तरीके से इसका शुरुआत हुई, तो बहुत बहुत अपने आप में अलग इतिहास कहता है। उसके अलावा आगे भी लगातार इसमें निर्माण होंगे, पर शुरुआत में जो सवाई जयसिंह ने
कितनी सोच के साथ इसको डेवलप किया था। पूरी सड़कें एकदम 90 डिग्री की बनी हुई, कोई एक दूसरे से क्रॉस नहीं, पूरा एकदम पानी का ड्रेनेज सिस्टम सारा बहुत ही एडवांस टेक्निक उस समय सोच के साथ ये चीजें बनाई गई थी। इसके बाद अब राजा ने ये शहर तो बसा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है राजा बाहर पहाड़ पे ही रहेगा, तो राजा खुद के लिए भी तो शहर में बस कुछ बनवाएगा ना, है ना। तो खुद के लिए उसने बनाया गया चंद्र महल, शहर के बीचों बीच में। शहर के बीचों बीच में उसने खुद के लिए क्या बनाया, चंद्र महल बनवाया। और उस चंद्र महल को अपन किस नाम से जानते हैं, सिटी पैलेस के नाम से, तो जैसे आप सब लोग जानते हो, जैसे सबने आपने देखा होगा। ये कहाँ बसा हुआ है, जयपुर के बीचों बीच में ये चंद्र महल बसा हुआ है, जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच में। खुद के लिए भाई सवाई जय सिंह खुद के लिए भी तो कुछ बनवाएगा, है ना। तो जैसे सिटी बसाई, सिटी में खुद के बीचों बीच में निवास के लिए एक अच्छा सा चंद्र महल, जिसे अपन सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। और पास में क्या बनवाया, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। और क्या बनवाया, कल्कि भगवान का मंदिर बनवाया। अच्छा, गोविंद देव जी तो आप सब लोग जाते हो, देखते हो। कल्कि जानते हो, कल्कि भगवान के बारे में सब जानते हैं ना। सुन बेटा, जानते हो ना कल्कि भगवान। नहीं सर। ओके। और सानिया, यस कल सर। कल्कि भगवान के बारे में जानते हो। गोविंद देव जी तो आप सबने सुना हुआ है, पर कल्कि भगवान कौन, कैसे बनवाया गया था, ये क्या सोच के साथ बनवाया गया था, बताए पता है आपको। नहीं। ओके। सोनू, हो सकता है आपको अभी नहीं पता हो और भी किसी को नहीं पता हो। देखो, जो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, जो हिंदू धर्म है, उसमें अलग अलग अवतार के बारे में बताया गया है ना। जिसमें भगवान राम का अवतार बताया गया था, भगवान कृष्ण का अवतार बताया था, विष्णु का अवतार बताया गया था, बलि का अवतार बताया गया था। ऐसे अलग अलग भगवान के रूप में अवतार बताए गए हैं। तो जो हिंदू धर्म में बताया गया है कि जैसे कलयुग खत्म होगा, और जब ये जैसे ये 4 युगों में, इतना तो सुन ही रखा होगा कि हिंदू धर्म में इस पूरी धरती है, इसको 4 युगों में बांटा हुआ है, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, है ना। तो इन अलग अलग युगों में अलग अलग भगवान उन्होंने जन्म लिया। तो कलयुग में जिनका जन्म होगा हिंदू धर्म के अनुसार, वो है कल्कि भगवान, है ना। तो जो जन्म होने वाला है आने वाले टाइम में, कुछ कहते हैं कि हो गया, कहीं अफवाह, कई बार अपन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। कल्कि भगवान के बारे में बहुत सारी चीजें, चर्चाएं चलती रहती हैं। तो ये हिंदू धर्म के जो कलयुग में जिन भगवान का अवतार होगा, उनको कहा गया है कल्कि भगवान मंदिर। तो सवाई जय सिंह ने उस समय जो ये तो ग्रंथों में लिखा हुआ है पहले से ही, तो उसी हिसाब से कल्कि भगवान का भी मंदिर जयपुर के बीच में ही बनवा दिया, है ना। चंद्र महल बनवाया जी सिटी के बीच में, और जिसे अपन सिटी पैलेस कहते हैं। पास में गोविंद देव जी का मंदिर पास में बिल्कुल बनवाया, जिससे आप रोज भगवान के दर्शन कर सके, है ना। उधर कल्कि भगवान का वो मंदिर जो थोड़ा सा हट के अपन इधर, तो कल्कि भगवान का मंदिर बनवाया। तो ये प्रमुख तौर पर आप देख लिया कि अपन जयपुर कैसे चारों तरफ से एक सुव्यवस्थित तौर पर, शुरुआत तौर पर सवाई जयसिंह ने स्थापित किया था। मुझे लगता है कि ये चीजें शायद समझ आ गई होंगी, है ना। हाँ सर। ओके। अब आप इसमें लिख लो अभी साथ में, है ना। ये साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले तो तुम्हारे ऐसा तो लगे कि हाँ कुछ पढ़ा है, रिवीजन कर लें। तो ये तुमने ऐसा बनाया होगा तो ऐसे बना सकते हो। बनाया क्या, सर वैसे ही लिखा दो। अच्छा वैसे ही लिखा दें। ओके। हम्म। हाँ हाँ, वैसे ही लिखा देंगे, कोई बात नहीं।
वो तो लिख लिया होगा आपने कि जयपुर जैसे डाला 18 नवंबर लिख लिया। लास्ट बार हाँ वो तो अब तो यहीं से लिखाना है ना कि हाँ पिंक सिटी के बाद में ये वो सब चीजें लिख होंगी है ना। तो लिखिए हाँ। जयपुर शहर का परकोटा। अरे, जयपुर शहर का परकोटा 7 किलोमीटर का बनाया गया। जयपुर शहर का परकोटा 7 किलोमीटर का बनाया गया। परकोटा का मतलब आप समझ रहे हो, चारों तरफ से बंद, जो चारों तरफ से दीवारें कर दी गई, जिसमें 7 दरवाजे लगाए गए। जो निम्न प्रकार हैं। उत्तर में ध्रुवपोल, जिसे अपन जोरावर सिंह गेट के नाम से भी जानते हैं, है ना। पूरब में सूरजपोल, पश्चिम में। मेरा हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? केरू दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा। बेटा ये तो सबको ही नहीं दिख रहा है या किसी एक को नहीं दिख रहा, कोई ये बताएगा? दिख रहा है सर सही। है तो कि तो कई बार बेटा इसी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो कई बार स्क्रीन धुंधली जरूर हो जाती है। बिल्कुल ब्लर हो रही है, दिखी। बिल्कुल ब्लर हो रही है। आपका जो नेट है वो है या खत्म हो गया? 2 GB, 3 GB, 1.5 GB जितना भी आता है। 5 GB का तो कोई भरोसा, 5 GB का आप भरोसा मत करा करो। 5 GB तो बस हाँ ये कि आपको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दे देता है, पर ऐसा नहीं देता। आप कुछ अच्छे काम जैसे मतलब कोई हैवी काम करो अच्छी स्क्रीन के साथ में, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। नॉर्मल तो 5G दे देता है वो कि ठीक ठाक काम चल जाता है, पर आपको एडवांस लेवल की वो नहीं दे पाता। सर क्या? वाईफाई ऑन है ये। तो वाईफाई ऑन है, ओके, फिर तो शायद नहीं आनी चाहिए प्रॉब्लम। एक बार आप सर उनको ऐसे बोलो रिज्वाइन कर दो। रिज्वाइन कर लो। हाँ आएगा, आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो। 2 बार जब तो बोली। आएगा, आप फिर से रिज्वाइन कर लो। ओके सर। हो गया सर, बोलो। वैसी स्क्रीन आ रही होगी अभी तो। नहीं नहीं, साफ क्लियर है। क्लियर, ओके। तो अ, उत्तर में ध्रुव पोल, पूरब में सूरज पोल, पश्चिम में चांद पोल, है ना। ये 3 गेट तो हो गए।
इसके अलावा दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जो 4 गेट है अपन उनके बारे में लिखेंगे कि सबसे पहले जो गेट आता है वो आता है घाट गेट, है ना। और उसके बाद जो गेट आता है वो आता है सांगानेरी गेट, है ना। और उसके बाद जो गेट आता है न्यू गेट। न्यू गेट के बाद में क्या आता है एंड अजमेरी गेट। इस तरीके से ये अपने 7 गेट हैं, है ना। तो यहां तक लिखो लिखो। हाँ आज क्यों नहीं है। वैसे भी जयपुर तो आप सबने घूमा फिरा हुआ है, तो बेसिकली अच्छा, आप में से कोई थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया है, अभी वैसे ही देखते हो, है ना। नो सर, पढ़ते हैं। अच्छा क्या पढ़ा सोनू आज के न्यूज़पेपर में। आज नहीं पढ़ा सर, 2 दिन हो गए। हमारे नहीं आता सर, वैसे ओके, चाचा और क्या आता है। क्या आया था। हमारे नहीं आता सर न्यूज़पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसने पढ़ा था इसके अलावा। कोई नहीं पढ़ता और तो। हाय हाय, तो ज्यादा नहीं, मैं एक नहीं कह रहा तुमको 1 घंटे न्यूज़पेपर लेके देखो। मैं कह रहा हूँ कि 20 मिनट, 15 से 20 मिनट चलते फिरते, बस ज्यादा नहीं तो हेडलाइन पढ़ लिया करो कि कौन आ रहा है जा रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, थोड़ा बहुत तो आइडिया रहे कि कोई सीएम भी है यहाँ का भजन लाल, कोई पीएम भी है, इसके अलावा कोई मंत्री भी है, कोई इधर उधर आ रहा है जा रहा है क्या कर रहा है, राज्यपाल भी है या कोई जज बदला, ऐसी घटना है, कोई मैच हुआ, कुछ टूर्नामेंट हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें तो एक बेसिकली चीजें आपको मुझे लगता है कि कुछ खास चीजें हुई जो हेडलाइन आती हैं तो कम से कम वो तो आप देख सकते हो। खैर, इस तरीके से 7 किलोमीटर का परकोटा था और उसके साथ ही गेट बनवाए गए। तथा जय सिंह ने अपने निवास के लिए चंद्र महल बनवाया। चंद्र महल बनवाया जिसे सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं, जिसे सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया। और इसके अलावा कल्कि भगवान का, कल्कि भगवान का, कल्कि भगवान का निर्माण करवाया। कल्कि भगवान का नहीं, कल्कि भगवान के मंदिर का।
कल की भगवान आने वाले समय में हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु का रूप के रूप में ये अवतार लेंगे। जैसे भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, वैसे ही कल की भगवान अवतार लेंगे कलयुग के अंत में और सबका विनाश करेंगे। सबका मतलब अधर्मियों का, पापचारियों का। तो खैर ये अपन ने अपनी अच्छी तरह कर लिया होगा और मुझे लगता है कि ये नाम भी याद होंगे आप सबको। आगे चले, आगे चले। यस सर। ओके। यस सर। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए सोनू, क्या कुछ बोल रहे हो सोनू? नहीं सर, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, चलो आगे। ठीक है ठीक है। तो ध्यान रख के कर रहे हैं। तो इस तरीके देख लो, ये सारा कुछ काम एक तरीके से सवाई जय सिंह ने ही पूरा, जिसमें आप आज देखते हो ना जितनी सारी चीजें सवाई जय सिंह यही करते जा रहे हैं। अब इसके अलावा अपन जो पूरा करेंगे, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया। कोमल बताओगे जयगढ़ किसने बसाया था? शुरुआत इसका निर्माण की किसने की थी? कोमल, कोमल पेज न बदलो, सीधा बता दो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सर पता नहीं मुझे। पता नहीं बेटा, बाप अपन को जब पढ़ने के अलावा एक काम और करना होता है क्लास के बाद में, जो पीछे के पढ़ने हैं वो भी कभी कभार पलट लेते हैं अपन। अन्नू, हम बताओगे जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नहीं पता। सोहम, सॉरी, सोनू, सोनू और यस सर। किसने करवाया बताओ? ये सर से काम चलेगा क्या? वंशिका, जय सिंह ने। जय सिंह तो पढ़ ही रहे हैं पर कौन सा जय सिंह? जय सिंह ने। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था और उस समय जो शुरू कर दिया था उसे पूरा करवाने का कार्य किसने किया था? वो सवाई जयसिंह ने उस दुर्ग को पूरा करवाया था, है ना। ये जयगढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू किसने किया था? इसको ये किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट। और इसके अलावा ये हैं सवाई जयसिंह जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, है ना। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया। उसके अलावा एक अलग से एक और दुर्ग बनवाया, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब सोचो कितने, जयपुर बसा दिया, जयगढ़ पूरा कर दिया, नाहरगढ़ बसा दिया है। उसके बाद जिसे आप जल महल कहते हो, जल महल के रूप में जानते हो, वो जल महल का भी निर्माण इन्होंने शुरू करवाया था। जैसे हालांकि जब बाद में जाकर प्रताप सिंह ने पूरा किया था, और शुरुआत में इन्होंने स्टार्ट की थी। अभी आप में से कोई ये बताएगा कि जल महल किस झील में, जो पानी है वो लेक, एक जिस जगह पर जल महल बोलते हैं चारों तरफ पानी है, वो एक झील है, और झील का नाम क्या है? आप में से कोई ये बताएगा? आप सब लोग मानसागर। जयपुर के आसपास के हो और जयपुर में अच्छी तरह घूमे भी होंगे, शायद जल महल को ऐसा कोई होगा नहीं जिन आप में से किसी ने देखा नहीं होगा। तो कृपया करके आप बताओगे कि इसका किस झील है, कौन सी लेक है जहां ये बनी हुई है? मानसागर झील। मानसागर झील।
अच्छा, ये मैंने बता दिया था शायद तुम्हें, है ना? हाँ। हाँ। ओके, तो फिर आगे लिखिए नेक्स्ट लाइन में, मानसागर झील के बीच में, मानसागर मानसागर झील के बीच में जल महल का निर्माण शुरू करवाया। मानसागर झील के बीच में जल महल का निर्माण शुरू करवाया। जिसे प्रताप सिंह के द्वारा पूरा किया गया। जिसे प्रताप सिंह के द्वारा पूरा किया गया। है ना? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूरा करवाया। शुरुआत किसने की थी जयगढ़ दुर्ग की? मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट ने इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह ने नागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मानसागर के झील के बीच में जल महल का निर्माण शुरू करवाया, और जिसे प्रताप सिंह के द्वारा पूरा किया गया था। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। उसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें मुख्य रूप से अपन दो मंदिरों का जिक्र करते हैं। एक मंदिर उन्होंने बनवाया मथुरा में, और मथुरा में बनवाया सीताराम का मंदिर। और गोवर्धन में, गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन के मंदिर बनवाए। आप में से कोई ऐसा है जो गोवर्धन पर्वत या गोवर्धन के मंदिर या गोवर्धन कहाँ पे, इस बारे में कोई नहीं जानता हो? देखो कुछ चीजें ऐसी होती है नॉलेज की, अपन को चीजें पता रहे या पता करते रहे, मौका लगे तो उन चीजों के बारे में चूकना नहीं चाहिए। जब इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो हो सकता है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन अपने को मिल ही जाए या पता रहे, तो ज्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। बता दो सर। सोनू, आपको भी नहीं पता? नहीं। वंशिका, आपको पता है? नहीं, अरे थोड़ा थोड़ा बाप, भी नहीं पता। थोड़ा थोड़ा भी नहीं पता? अरे बाप रे, तुम तो भी किस जमाने में जी रहे हो? हैं? जिस जमाने में आप जी रहे हो। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं तो सोचता था अभी आप एक आध जनरेशन ही आगे हो। अब तो ऐसा लग फील हो रहा है इस बात को सुनकर तो कि अब 4-5 जनरेशन आगे पहुंच चुके हो। खैर, नहीं, इसकी जगह यदि सानिया बोलती तो समझ आता, ठीक है, उनको हो सकता है चीज अपनी सर चीज। हाँ सर हाँ गोवर्धन पर्वत वही है ना जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था? हाँ, वही गोवर्धन पर्वत है जो श्री सर कृष्ण इतना है। तो हमें भी पता है तो। इतने हम पागल नहीं है, इतना पता है हमें। तो फिर मैं और क्या पूछ रहा हूँ बेटा?
तो ये तो हमें पता था। मैंने पूछ सर रहा हूँ आप ऐसे गोवर्धन के पूछ बारे में रहे आप हो कि जानते हो कहाँ क्या? पे है। तो हमें मंदिर के बारे में पूछा, मंदिर कैसे बना, किसने बनवाया, क्यों बनवाया। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको ये पूछा कि खाली गोवर्धन पर्वत के बारे में आपने सुना है क्या, या गोवर्धन के मंदिर के बारे में सुना है क्या, या गोवर्धन के बारे में सुना है क्या खाली? हाँ तो ये तो पता था मैं, कि सर श्री ऐसे कृष्ण। नहीं पूछा था आपने, आप बदल रहे हो अपनी बात को। अच्छा, तो मैंने श्री एक बात कृष्ण। बताओ, ये तो मैंने खुद नहीं लिख दिया कि मथुरा में सीताराम का मंदिर बनवाया और गोवर्धन में गोवर्धन के मंदिरों का निर्माण करवाया। हाँ तो ये तो पता है, गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया था। हाँ, तो श्री कृष्ण ने उठाया था। अब एक चीज बताइए, कैसी ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, एमपी में, या गोवर्धन कहाँ पे है? ये लोकेशन क्या है इसकी, चलो ये बताइए। ये नहीं पता। ओके। कभी, यही तो नहीं पता सर, यही हम बता रहे हैं कि गोवर्धन का नहीं पता कि कहाँ पे है। अच्छा आप ये कि कभी नहीं गए पता। नहीं? अच्छा, ऐसी कोई परिक्रमा या ऐसे कुछ लगती है, या कुछ ऐसा कुछ होता है? 7 कोस की, जाने कितने कोस की लगती है। हाँ, वो तो आपने वो सुनने सुना होगा, जब दीपावली पे गोवर्धन की पूजा करते हैं जब गीतों में। वो हमारे नहीं करते, हम नहीं करते। अच्छा, आपके उधर गोवर्धन की पूजा नहीं होती? नहीं। अरे, ये तो मुझे लग रहा है तुम अलग ही पंडित आ गए कहीं से। तो हमारे घर में होती नहीं, तो हम क्या करें। हाँ हाँ, वो बात मैं मानता हूँ। चीजें अब बताता हूँ मैं आपको, सीधा सा थोड़ा सा जो बेसिक सी चीजें हैं वो जनरली पता होना चाहिए। देखो, अपन पढ़ रहे हैं इस, मान लो इसने गोवर्धन के बारे में अपन थोड़ा सा पता हो, तो गोवर्धन है, ये स्थित है मथुरा, वृंदावन और बरसाना के पास। ये तीनों एक आसपास ही है। आप ये जाओगे तो गोवर्धन से 12 किलोमीटर तो ये है वृंदावन, है ना। वृंदावन से बरसाना है 18 20 से 20 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर जो ये है गोवर्धन, और ये सबसे लगभग इतना आसपास पड़ता है। तो इसको मानते हैं पूरे जो अपने जैसे जैसे जनरल लिखे हैं, तो इसमें गोवर्धन में राजस्थान प्लस यूपी दोनों का क्षेत्र आता है। राजस्थान का थोड़ा कम आता है और यूपी का थोड़ा इसमें ज्यादा क्षेत्र आता है ना। राजस्थान का थोड़ा कम क्षेत्र आता है, यूपी का ज्यादा क्षेत्र आता है। ये लगभग 21 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, पहाड़ है जो 21 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी चारों तरफ से परिक्रमा लगती है, जिसे अपन 7 कोस की परिक्रमा कहते हैं। 2 परिक्रमाएं होती हैं, है ना। दूसरी चीज कि ये भगवान इनके भगवान के रूप में पूजा की जाती है। वहां पे मंदिर बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिर, जिससे मथुरा वृंदावन एक हिंदू धर्म के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो गोवर्धन भी हिंदू धर्म के एक अध्यात्म के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहाँ के लाखों भीड़ आती है। जैसे आप सब लोग आजकल सीकर साइड के पूरे इधर की तरफ जाने लग गए ना, जयपुर भी इधर आजकल उधर ही शिफ्ट हो चुका है, खाटू श्याम जी बाबा की तरफ, है ना। तो ये मान के चलो कि खाटू श्याम बाबा अब थोड़े से अपने जहन में ज्यादा पॉपुलरिटी उनकी लगातार बढ़ती जा रही है, जो बीच कुछ 5-6 साल में कई, ये मानो 100-200 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो ये गोवर्धन वो बहुत प्राचीन टाइम से उसे उतना ही पूजा जा रहा है। और यहाँ की पॉपुलैरिटी, यहाँ की जो आसपास के लोग हैं, बहुत दूर दूर से गोवर्धन की तरफ यदि आप देखोगे, तो चाहे आप साउथ के लोग हो, चाहे आप ईस्ट के हो, चाहे वेस्ट है, चाहे नॉर्थ, कहीं के भी लोग हो, गोवर्धन जैसे प्रयागराज के रूप में अध्यात्म केंद्र है, बनारस है, उसी तरीके से गोवर्धन की एक अपनी अलग जगह है। हो सकता है आपने कभी इस चीज पर घर परिवार में कई बार क्या, आजकल चर्चाएं नहीं होती, तो कभी अपने घर परिवार में चर्चा करके देखना, फिर आपको अच्छे से इस बारे में पता चल जाएगा। तो ये अध्यात्म केंद्र, जैसे मथुरा वृंदावन भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है, भगवान की जो मानी जाती है, वैसे ही इस पूरे क्षेत्र को ब्रज कहते हैं। इसमें राजस्थान के डीग जो अभी जिला है, भरतपुर जिला है, इसके गोवर्धन में थोड़े थोड़े पड़ते हैं डीग का क्षेत्र और भरतपुर का क्षेत्र, जिसे अपन ब्रज भूमि कहते हैं। ब्रज भूमि का तो नाम सुना ही होगा आपने, है ना। तो ब्रज भूमि जिसे बोलते हैं अपन। खैर, अपन को भी पॉइंट ये याद रखना है कि गोवर्धन के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वो भी सवाई जयसिंह ने ही करवाया था। पर कभी चर्चा करके देख लेना अपने घर में, पता अच्छे से सब लोग बता देंगे कि गोवर्धन की महिमा। और जिसमें आजकल तो अपने जो अपने सीएम साहब हैं भजन लाल जी, वो तो इनके खास भक्त हैं गोवर्धन जी के।
हाँ, एक शायद कुछ छूट रहा है मेरे माइंड में। एक महलों का और निर्माण करवाया था इसने। का नारगढ़ रह गया सर। नाहरगढ़ लिखा तो दिया। कब लिखवाया? अरे पूछो। लिखवा दिया अच्छे से देख। नहीं, मेरे को तो लिखवा दिया, मैं तो लिख लिया, मैं तुम्हारा बोल रहा हूँ। अच्छा, तुमने एक कदम आगे चल रहे हो, है ना? मैं तो कल ही लिख लिया था। अच्छा, कल ही लिख लिया था आपने, है ना? चलो, इनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जिसमें से एक मैं जो बताना चाहता हूँ वो है कुछ अलग। वो तो ठीक है। इनकी एक रानी थी, सिसोदिया रानी के लिए। सिसोदिया रानी के लिए महलों का निर्माण करवाया। अब पहले तो आप में से कोई ये बताएगा सिसोदिया रानी कौन सी थी? प्रिय रानी थी तो उनके लिए नए महलों का निर्माण करवाया गया उनके द्वारा। तो सिसोदिया रानी का नाम बताएंगे, मैं आपको बता चुका हूं। नहीं पता? नहीं। देवारी समझौता हुआ था, हाँ, हुआ था। उसमें किस किस की बेटी से शादी की थी इस जयसिंह ने? वो सूरज कुंवरी और चंद्र कुंवरी। हाँ, सूरज कुंवरी और चंद्र कुंवरी। सूरज कुंवरी कौन थी? अजीत सिंह की बेटी थी। अजीत सिंह की बेटी। और चंद्र कुंवरी थी अमर सिंह सेकंड की बेटी। है ना? चंद्र कुबरी, जिसके जो देवारी समझौते से शादी की थी, ये प्रिय रानी थी। जो अब ये तो पता ही होगा सिसोदिया वंश कहाँ पे था पहले तो। नहीं पता होगा, खैर जो नए हैं उन्होंने नहीं पता, पर कम से कम सोनू को, कोमल को तो पता ही होगा, वंशिका को। नए हैं उनको नहीं पता मेवा होगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे मेवाड़। तो सिसोदिया वंश के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो सिसोदिया वंश कहाँ का था? मारवाड़ का ही था, मेवाड़ का था, सॉरी भाई। गोयलों के बाद सिसोदिया वंश का राज्य तो स्थापित हुआ था मेवाड़ में, हाँ। है ना? ये याद है? तो वो सिसोदिया वंश ही चल रहा था। तो सिसोदिया रानी के लिए महलों का निर्माण करवाया। और सिसोदिया रानी कौन सी थी? चंद्रकुबरी उनका नाम था। मैं खाली ये इंफॉर्मेशन बताना चाह रहा था। चले अब आगे। हाँ। सहायिका जी, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? और सहायिका? आ रहा है। अच्छा, आ रहा है। अपन को ज्यादा नहीं, कुछ अलग से अलग तोप नहीं कर रहे अपन, बस वही चीज कर रहे हैं कि भाई कोई आदमी हुआ, उसने किन किन का निर्माण करवा दिया, और जो पूरा सारा निर्माण या जो जिनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं वो सब आपके आसपास के क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। सब जिस जगह आप रहते हो, रोज घूमते हो, जाते हो, आते हो, उन चीजों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि भाई ये चीज, इनको निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, और किसने शुरू करवाया था। कोई अलग से अपन चीजें नहीं देख रहे, है ना? जी। हाँ, एक अपन इसके बारे में चलो अब लिखाई देते हैं, ऐसे चलती क्लास में जब पूरा ही करा दिया तो छोटे थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो अपन ने कल शायद सोनू और बंसी का ही थी, है ना? या आपको नोट्स भेज देंगे, मैं आपको एक बता देता हूँ थोड़ा सा। कल लिखा दिया था, उसको लास्ट में अपन लिख लेंगे। चल पहले ये लिख देते हैं। एक तो इन्होंने समाज सुधार किया, समाज सुधार के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे, जिसमें जो प्रमुख रूप से प्रयास किया, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास,
है ना। इन्होंने रोक नहीं लगाई थी, बस खाली शुरुआत की थी सती प्रथा पर। अब ये बताता हूँ सती प्रथा क्या होती है। सती प्रथा ये होती थी कि जब एक पति मर जाए तो पत्नी भी अपने पति के साथ में जो दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है अग्नि के साथ में, उसके साथ बैठ जाया करती थी, और पत्नी पति के साथ ही अग्नि समाधि एक तरीके से ले लेती थी जिंदा। तो एक तरीके से बहुत बड़ी क्रूरती आप समझ सकते हो, रूढ़िवादिता है, कुछ भी समझ लो। जो एक बहुत बड़ा उस समय के अभिशाप के रूप में उभर रही थी, जो राजवंशों में, और राजवंशों से वो छोटे छोटे जो प्रशासक होते हैं उनकी तरफ वो बढ़ रही थी। एक दिखावटी तौर पर देख सकते हो आप सोचो कि एक जिंदा महिला को अपनी यदि पति मर जाए तो उसके साथ दाह संस्कार में दफना दिया जाए, कितना भयंकर चीजें होती थी। और इसमें अपन जब आगे पढ़ेंगे सती प्रथा के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अलग से, तब आप देखेंगे। पर इसमें आप इतना सही याद रखो कि सती प्रथा क्या होती है। सती प्रथा ये होती है कि किसी का पति मर गया, है ना, और उस पति के पत्नियां हैं, एक है, दो हैं। उस समय तो आपको पता है राजा महाराजाओं के बहुत सारी पत्नी होती थी, और उसमें यह है एक पत्नी तो कंफर्म उसके साथ अग्नि समाधि लेगी। जैसे जो हिंदू धर्म में क्या होता है कि दाह संस्कार की प्रक्रिया अग्नि समाधि अग्नि के तहत होती है, तो उस अग्नि में पति के साथ में बैठ जाया करती हैं। तो एक ये बहुत भयानक चीजें थी। यदि आप रियलिटी में यदि सोचो कि आसपास कहीं ऐसी चीजें हों तो कैसा लगेगा, पर उस जमाने में ये चीजें आम बात थी। यदि पति मर गया तो पत्नी को भी अग्नि समाधि लेनी पड़ती थी। तो ये इन्होंने शुरुआत की थी। अब कल मुझसे कोई एक बोल रहा था कि सर इन्होंने नहीं की थी, राम सिंह का किसी और का नाम ले रहे थे। मैं आपको दूसरे पॉइंट में बता देता हूँ जिससे इसका भी लिंक हो जाएगा। विधवा विधवा विवाह को प्रोत्साहन। इस बात से साबित हो रहा है कि भाई कोई विधवा हो गई तो आपको सती नहीं होना, अब सती नहीं होना, विधवा हो गई तो आपको दूसरी शादी कर लेनी है। तो ये इन्होंने एक तरीके से समाज सुधार के लिए आगे आकर कार्य किया। उसके अलावा और भी इन्होंने अंतरजातीय विवाह पर, अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया। ये सारी चीजें खुद नियम नहीं बदल, राजा है और राजा को भी नैतिकता के तौर पर चलना पड़ता है। एकदम से वो प्रजा के विरोधी चीज भी नहीं कर सकता। या जो रूढ़िवाद तौर पर चल रही है उनको खाली एक प्रजा में शुरुआत में राजा क्या करता है, या शासक या कोई भी समाज सुधारक ये करता है कि पहले उसके प्रति जागरूक करता है कि जो तुम कर रहे हो वो कितना सही है गलत है, उसके बारे में सोचो तो सही। ये नहीं कि राजा है तो उसने नियम बना दिया, नहीं, राजा के साथ साथ वो एक अच्छा ज्ञानी था, बहुत प्रकाट्य विद्वान था। तो उन सब चीजों के साथ वो बहुत बारीक से चीजें नजर रखता था, खाली उसने शुरुआत कर दी थी इन चीजों की। और जिसके लिए वो कर सकता था, जिसमें वो आगे आकर बहुत एक कदम आगे आकर सोच सकता था, उसके लिए भी किया। जैसे अपन अगले पॉइंट देखते हैं, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, उसके अलावा विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। तीनों पॉइंट लिख रहे होंगे शायद। सती प्रथा पर रोक लगाने का, विधवा विवाह और अंतरजातीय। अंतरजातीय मतलब समझ गए, जैसे आज भी अपने बहुत अंतरजातीय से बाहर विवाह होने लग गए, पर उतना ज्यादा नहीं है आज भी। हो सकता है आज से 10 साल बाद पूरे अंतरजातीय विवाह होने लग जाए, पर आज भी एक ही जाति में विवाह संपन्न होते हैं। शर्मा पंडित हैं तो पंडितों में होंगे, यादव है तो यादवों में होंगे, जाट है तो जाटों में होंगे। सेम मुस्लिम धर्म में भी उनकी अपनी अपनी जातियां हैं, तो वो उसी धर्म में संपन्न होते हैं, है ना। तो उनको हटाकर इसने अंतरजातीय विवाह के लिए भी प्रोत्साहन दिया। उसके अलावा इसने किया बैरागियों में साधुओं के लिए, बैरागी में साधुओं के लिए, बैरागी में साधुओं के लिए किया। साधुओं को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश को प्रोत्साहन। पहले तो समझिए बैरागी और साधु कौन होते हैं। बैरागी वो होते हैं जो आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और ये शादी नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? शादी
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आई? जी सर। ओके। हाँ तो बैरागी कौन होते हैं? बैरागी वो होते हैं जो शादी नहीं करते और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना। और साधु भी वैसे हो सकते हैं जो शादी कर भी सकते हैं और शादी नहीं भी कर सकते, मतलब बैरागी हो सकते हैं। तो जो लोग उस जमाने में क्या था, गरीबी, भुखमरी, एक तरीके से जो प्रकोप था कि लोगों के पास संसाधन नहीं थे, तो वो भगवान की तरफ ही एक आश्रय मानते थे, भगवान ही अंतिम सहारा होता था। फिर वो उस जीवन से दूर होकर उनको एक लगता था कि बस साधु बन जाओ और काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान का भजन करो। तो लोग उस समय इस प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे थे, उस भुखमरी और गरीबी के कारण। या तो साधु बन रहे थे, और साधु बनकर क्या काम तो करेंगे नहीं और सिर्फ भगवान का ही भजन करेंगे। तो सवाई जयसिंह ने इनको समझाया कि देखो, तुम सब लोग ऐसे साधु बन जाओगे, बैरागी बन जाओगे, तो इस समाज का निर्माण कैसे होगा, इस समाज का उत्थान कैसे होगा, इस समाज कैसे आगे चलेगा। तुम भगवान का भजन करो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम का मतलब है कि तुम अपनी शादी करो और उसी हिसाब से देश और समय पर समाज के हिसाब से अपने कार्य करो, नहीं कि तुम सिर्फ भगवान के ऊपर निर्भर हो जाओ, नहीं कि तुम सिर्फ भीख मांगने पर निर्भर हो जाओ कि दूसरे से मांगा और खा लिया, भगवान का भजन कर लिया। इन चीजों पर रोक लगाने की उन्होंने कोशिश की, और जो उस समय बहुत ज्यादा साधु या सन्यासी बन रहे थे उनको भी उन्होंने रोकने का प्रयास किया। किसने? सवाई जयसिंह सेकंड ने। इसके लिए उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया। मथुरा में बैरागपुरा नामक बस्ती की स्थापना की। अब इस बैरागपुरा बस्ती को बनाने का पीछे यही था, जो लोग साधु बन गए थे, बैरागी बन गए थे, उनको एक गृहस्थ आश्रम में लाते हुए, उनको एक सामाजिक जीवन से जोड़ते हुए, गृहस्थ जीवन से जोड़ने का उनके लिए उनको प्रोत्साहित करने की इन्होंने कहीं न कहीं अपना प्रयास में थोड़ा सा और आगे एक कदम उठाते हुए बैरागपुरा नामक एक अलग से बस्ती बना दी। मथुरा में उनको सब सुविधाएं दी गई कि जैसे अपन लेते हैं कोई पुराने जमाने, अब तो खैर ये चीजें नहीं होती, पुराने जमाने में पता सबसे क्या होता था, बहुत बड़े डाकू बन गया कोई, कई बार डाकू सो, तो फिर क्या करती थी, या कोई पुलिस में, जेल में, ये आज भी ये चीज होती है कि जो जेल में है उनके लिए सुधार के लिए सरकार प्रयास करती है कि तो अच्छा तुमने अपनी सजा काटी है, तुमने जो चीज है उनके फिर क्या है, विशेष पैकेज के तौर पर उनको जमीन दे दी और सुविधाएं दे दी, जिससे वो क्या करें, अपने आगे का जीवन समाज के साथ जोड़कर और अच्छे से जीवन से। उसी तरह बैरागपुरा नामक एक बस्ती एक उदाहरण था कि तुम्हें एक जगह दे दी, उस जगह मकान घर दे दिए और उस जगह संसाधन उपलब्ध करा दिए, तुम इसमें रहो, इसके लिए काम करो, समाज के लिए आगे बढ़ो। इस तरीके से उन्होंने बैरागपुरा नामक बस्ती की भी स्थापना की थी। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ। सती प्रथा का उल्टा करते तो? सती प्रथा का उल्टा? ये तो कोई क्विज टाइप में हो गई, इसी क्वेश्चन क्या है? सती प्रथा में मतलब जो विधवा होती थी उसको बिठाते थे चिता पे, हाँ हाँ। तो उसको उल्टा कर देते। और जैसे मान लो किसी औरत की मृत्यु होती अच्छा और अच्छा। किसी उसको बिठा देते। और बेटा फर्स्ट बात तो ऐसा इस समाज ने अभी इस चीज को भी कभी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं देखने को नहीं मिली कभी, और ना ऐसी कोई प्रथा है। आपकी नजर में कोई ऐसी हो तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी जान जाऊंगा, है क्या? नहीं नहीं सर, वो तो लड़कियों के लिए ही होती है सारी। देखो, मैं आपको एक चीज के बारे में इस धारणा से थोड़ा सा बाहर भी निकलने की कोशिश करना हमेशा, कि कोई भी चीज लड़कियों के लिए होती है, लड़कों के लिए होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों पक्षों में, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, सारी चीजें एक पक्ष के लिए नहीं है। अब मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा कि नहीं सर लड़कियों के लिए तो ये चीज होती है, लड़कों के लिए ये होती है। ऑब्वियसली लड़कियों के लिए बहुत सारी जो सुधार की जरूरत थी वो समाज ने समय समय पर करनी भी चाहिए और आगे भी करते रहना चाहिए। वहीं आप ये नहीं कह सकते ये सारी चीजें इनके लिए होती नहीं। आज
प्रेजेंट सिचुएशन बहुत आगे है और पास्ट में भी जब आप जाओगे तो पास्ट की सिचुएशन भी थोड़ी सी अलग थी। उस समय जो समाज था, अब देखो शिक्षा के नाम पर शिक्षा तो थी नहीं है, अब जो ऊंचे परिवार थे वहां शिक्षा भी थी। अब उस समाज की तरफ देखो ना कि रानियां भी, जो राजकुमारियों ने भी राज किया है, महिलाओं ने भी राज किया है। जब 12 वर्ष का एक सवाई जैसे कि राजा बन जाता था तो वही महिला पूरे राज परिवार को एक संगठन करके चला देती भी थी। तो आप ये चीज वो समय और सिचुएशन के साथ आप, ये सारी चीजें मैं आपको एक ही तौर पर जोड़ता हूँ कि निश्चित रूप से ये प्रथाएं, सती प्रथा जैसी, विधवा पुनर्विवाह पर इनका रोग, ये बहुत ही नेगेटिव थी। दास प्रथा वगैरह, अब अभी अभी चलो सोचो, चलो सती प्रथा बहुत बुरी कहानी है, चलो बहुत गलत है, मतलब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। वो गलत नहीं था। अब लड़कियों के जो बचपन में लड़कियां मार देते थे, बाल हत्या, ये तो अब तक हो रहा है। बाल हत्या जैसा पाप अब सोच के देखो, बाल हत्या ये भी तो एक नेगेटिव पॉइंट था लड़कियों के लिए, कि उनको जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। कहीं फिर आगे आप कुछ चीज देखोगे तो आप उनको विवाह की बहुत सारी जरूरत है। आज भी मैं जब कई समाजों में देखता हूँ, या कई लोग हमारे प्रकाट विद्वान है, मैं प्रकाट विद्वान ही कहूंगा कि उन्होंने सिर्फ नाम के लिए तो पढ़ाई कर ली। बहुत पढ़ाई का मतलब बेटा कभी भी ये नहीं होता कि आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, ये कोई पढ़ाई नहीं होती। सच बताऊं तो मैं, पढ़ाई का मतलब होता है कि आप उस पढ़ाई के साथ खुद की सोच को कैसे परिवर्तन ले पाए, उस सोच के पीछे आपका क्या रवैया है, क्या आपने महिलाओं की चीजें समझी, क्या आपने गरीब पक्ष को समझा। यदि आपने की बहुत अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है और यदि आपने किसी बूढ़े या कोई गरीब की दया पर आप हंस रहे हो, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब रहा। या आप दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाने की सोचो, या मतलब बहुत एक अनैतिक रूप से कार्य करो। तो मुझे लगता है पढ़ाई का जो शैक्षिक दर्शन में मानता हूँ, शैक्षिक दर्शन में एक शब्द में यदि मैं कहूं मेरी अपनी वाणी में, तो वो मैं कहता हूं नैतिकता, एथिक वैल्यू। इससे ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं होती। यदि आपके पास एथिकल वैल्यू है, नैतिकता है, आप दूसरे की भावना को भी समझो, उन चीजों को समझो, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आज भी मैं जब देखता हूँ कि जब शादी होती है समाज में, कुछ लोग आज भी, अब बहुत पुराने टाइम के नहीं, आज भी आप देखोगे अपने आसपास थोड़ा सा मिडिल लोअर फैमिली से आप तरफ जाओगे, जो पढ़े लिखे लोग, मान लो उन्होंने नाम के लिए तो चाहे कुछ भी डिग्री ले रखी है, पर वो अपना नॉर्मल काम करते हैं। हो सकता है उनके बीच प्यार हो सकता है, पर वो रेस्पेक्ट नहीं होती उनके मन में। शादी हुई, मैं आप उन पतियों की, लड़कों की, हो सकता है उनके बीच में बहुत सारा गहरा प्यार हो, सब कुछ है, पर उनके बीच में एक चीज हमेशा मैंने अनुभव की है, मैं नहीं कह रहा मेरे सामने बोला, मैं जब कई बार सुनता हूँ, चीजें देखता हूँ, तो उनके मन में रेस्पेक्ट नहीं होती अपनी पत्नी के लिए। मुझे लगता है कि ये सब जो परिणाम है ये शैक्षणिक तौर पर होते हैं, शिक्षा के होते हैं। सती प्रथा उस समय का उससे बुरा कुछ अभिशाप ही नहीं था। वैसे ही सब चीजों का एक ही है कि आप यदि एथिकल वैल्यू को समझ रहे हो, यदि आप पढ़ाई के पीछे आप अपना मन साफ है और उन आपका पॉजिटिवनेस है, अपने मन साफ हो, आपके मन में ये नहीं होना चाहिए अरे यार मेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया तो मैं भी अब ऐसा ही करूंगा। जिस जगह आप हो, जिस जगह आप जैसा हो वैसा ही रहना चाहिए हमेशा। दूसरे लोग अपने साथ क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खैर, ये सब चीज का एक ही होता है कि आप यदि अच्छे से आपने पढ़ाई की है, समाज से जुड़े हो। आपको पता है कि जो महान जितने भी दार्शनिक हुए उनकी सबसे ज्यादा क्या थी, बहुत सारी अपनी किताबें पढ़ते थे, बहुत सारी किताबें लिखते थे और उन किताबों को अपने जहन में उतारते थे। सिर्फ रीड आउट नहीं करते थे, उनको अपने जहन में उतारते थे, अपने वास्तविक जीवन में उतारते थे, उनको तार्किक बनाते थे। तो तब आदमी एक अलग तरीके से उभर के आया। और वो मैं मानता हूं कि उस जमाने भी कुछ लोग होंगे कि इस चीज को मानते होंगे, रेस्पेक्ट भी देते होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, और वो वही लोग हैं जिनके पास एथिकल वैल्यूज होंगी, जो एथिकल रूप से मजबूत होंगे, जिनके पास नैतिक रूप से मजबूत होंगे, वही लोग होंगे। मैं वही कहता हूँ कि आपने कुछ भी एजुकेशन कर रखी है, यदि आपके पास नैतिकता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज भी यदि आप नैतिकता है आपके पास, अब ये सुनो नैतिकता है तो नैतिकता से कैसे होता है, नैतिकता है तो आप अपने परिवार के भी रेस्पेक्ट में रहोगे और भी आप गर्ल्स की भी रेस्पेक्ट में, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोचोगे तो उसमें जो मेन पॉइंट आएगा वो एथिकल वैल्यूज का आएगा।
और उन एथिकल वैल्यूज के पीछे सारी चीजें आपको में शांति भी होगी, सब्र भी होगा, दूसरों की रेस्पेक्ट भी होगी, सिचुएशन को समझने की भी कोशिश करोगे, और यदि वो ही नहीं होगी तो कोई डिग्री का कहीं भी कोई मतलब नहीं होगा आपके पास। हमने शादी की, आज लड़के ठीक है भाई, मान लो किसी हाउस वाइफ है किसी की और वो घर का काम करती है, और एक लड़का मान लो बाहर से कमा के ला रहा है, तो हो सकता है वो बाहर से शायद उसकी मजबूरियां ज्यादा रहा हो, ज्यादा मेहनत कर रहा हो, या ज्यादा उसको मजबूरियां झेलनी पड़ रही हो घर की बजाय, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि वो घर आकर अपने परिवार को या अपने वाइफ को रेस्पेक्ट भी ना कर सके। बहुत ये सब चीजें मैं कई बार देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या मतलब। आज भी लड़कियों की कई बार इतने संगठन बन के, कहीं उनका दूसरा आप पक्ष देखोगे तो आज भी लड़कियां भी कैसा एक तरीके से अलग नेचर हो गया। आज वो जब रहा ही नहीं ना जमाना की एक मन साफ हो, मन साफ नहीं है मतलब। आज को मैं जब जो सोसाइटी में देखता हूँ, मैं कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कर रहा लड़कियों के लिए, पर जब देखता हूँ तब मुझे कई बार उन पर हंसी और दया दोनों आती है कि उन्होंने उन चीजें समझाई नहीं, उनको कभी किसी ने मतलब नहीं समझाने की कोशिश नहीं की, बस बड़े होते गए बड़े होते गए, और बाहर के दूसरे के लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनके बदले में वो रिएक्शन करते गए। अच्छा उसने मुझसे ये कहा, मैंने उससे ये कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ डबल कर दिया। बस इस चीज की परिकल्पना में आगे बढ़ते जाते हैं और उनको वास्तविकता से इतने दूर हो जाते हैं कि बहुत टाइम बाद जब समझ आती है कि वो बहुत भटक चुके हैं, तब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो खैर अब हम वापस यहीं आ जाए सवाई जयसिंह सेकंड पे। तो इसके अलावा ये खगोल शास्त्र के और अच्छे ज्ञाता थे, खगोल शास्त्र के ज्ञाता। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब अपन कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, अब जैसे आप इस चीज में आपने तैयारी स्टार्ट की है, आपने सोचना स्टार्ट किया है, तो ये आप बिल्कुल यकीन मान के चलना कि जैसे अपन ये इतिहास पढ़ रहे हैं तो इन चीजों से अपन कहीं कहीं कुछ चीजें सीखते हैं। और ये जैसे आपने कोई टारगेट किया अपने जीवन का कि मान लो आपको आरएस बनना है या कुछ और गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपके उसके निर्माण की प्रक्रिया उस तैयारी के साथ शुरू होती है। आपका नेचर, आपके मन की बातें उस तरीके से डेवलप होती है। तो आप इन सब चीजों को पढ़ते हो ना, तो ये छोटी छोटी चीजें समझते चाहिए थे एग्जाम में आए, मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ एग्जाम में आ रहा, पर उनके बारे में अपन को बेसिक अनुभव तो होना ही चाहिए ना। तो खगोल शास्त्र क्या है, मैं इसको एक दूसरी तरीके से समझू, एक तरीके से ही ज्योतिष की गणितीय कैलकुलेशन है ना, जिसमें नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, नक्षत्रों का। ज्योतिष जैसे आप सब जानते हो, एस्ट्रोलॉजी पूरा कैलकुलेशन भी इसके आधार पर, आपका कौन सा ग्रह, शनि राहु या कितने कौन कौन से होते हैं, वो इधर से उधर पहुंच गए, उससे ये प्रकोप पड़ गया, चंद्र ये, तो एक तो ये ज्योतिष हो गई पूरी, इसकी गणितीय गणना है, पूरी गणितीय कैलकुलेशन के आधार पर होती है। उसके आधार जो नक्षत्र होते हैं, जैसे आप उस जमाने भी देखते थे कि यहाँ इतने ग्रह होंगे, 6 ग्रह, 8 ग्रह, 9 ग्रह। उस जमाने में तो कोई उनके पास बहुत बड़ी कोई एयर में जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन उस जमाने भी ज्ञान तो था लोगों को, उस जमाने में लोगों को आइडिया था कि हाँ इतने ग्रह हैं, इतने ग्रह होंगे। आज भी कुछ ग्रह हैं जिनके बारे में कोई भी लोग नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वो वास्तविकता में लिखे हुए हैं, तो कहीं कहीं है, वो कहीं कहीं है। अब ध्रुव ग्रह, ध्रुव तारा, ये सब चीजें वो बाद में जब ये जो सारा एयर सिस्टम या ये इतना सारा रिसर्च आया, अलग अलग तरह की सैटेलाइट डेवलप हुई, जो सारी चीजें सैटेलाइट तौर पर आगे आज जमाना चल रहा है, तो वो अब जानते हैं कि हाँ ये ग्रह भी है।
अपन उस समय तो चंद्रमा को चांद भी था, सूरज था, इन सब के बारे में कितनी दूरी, सब कुछ लिखा हुआ है, ग्रंथों में भी ये चीजें लिखी हुई हैं, और जगह बहुत जगह लिखी हुई हैं। लेकिन अब अपन ने उनके बारे में वास्तव में जो अध्ययन किया, न्यू टेक्नोलॉजी था, लेकिन उस जमाने भी नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था, उस जमाने भी चीजें देखी जाती थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये खगोल शास्त्र के बहुत अच्छे रुचिकर विद्यार्थी थे एक तरीके से, तो उसमें अच्छी रुचि थी या बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और इनके गुरु थे वो भी इसी के सिद्धस्थ आदमी थे, खगोल शास्त्र और ज्योतिष के, इसके ज्योतिष के बहुत अच्छी कैलकुलेशन गणनाएं करते थे, और बहुत अच्छे, और खुद जयसिंह इसके बारे में ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य के तौर पर स्थापित भी हुए थे, कि वो खुद को बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे, जिसमें जयसिंह चरित्र, उन्होंने एक जयसिंह कारिका लिखी, और पूरी ज्योतिष के ऊपर आधारित है। तो अपन इसमें देखेंगे कि अपन इतना ही ध्यान रखना है, सवाई जयसिंह किसके ज्ञाता थे, खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। खगोल शास्त्र क्या होती है, इस अपन नक्षत्रों का अध्ययन होता है, जिसमें ज्योतिष की गणितीय गणनाएं अपन करते हैं, है ना। ज्योतिष की इतना जो नाम आते समझ आ जाएगा कि भाई पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कौन सा ग्रह कहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका प्रभाव क्या हो रहेंगे, वो थ्योरेटिकल चीज, सिद्धस्थ चीज बताते हैं फिर अपन, वो तो इन नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ये लिख लिए सवाई जयसिंह, इतना ही लिख लिए खगोल शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। अब इनके गुरु बताओगे? अरे मैं सुन रहा हूं, कोई बताएगा? विद्याधर बताइए। जगन्नाथ। सुना ही नहीं दिया। सवाई जयसिंह के गुरु ही तो हाँ, जगन्नाथ। जगन्नाथ, हमारे भाई साहब बोल रहे हैं बगल में एक बैठे हुए, जगन्नाथ, वो सॉरी भट्टाचार्य। तो इनके पंडित सम्राट जगन्नाथ, है ना, जयसिंह के गुरु थे, और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई वो उसका नाम था सिद्धांत कौस्तुभ और सिद्धांत रचना, इनके द्वारा कृति लिखी गई। क्या रचना की गई? सिद्धांत कौस्तुभ। ऐसे अपन सब हेडिंग भी डाल सकते हैं, रचनाएं, इनके कार्यकाल में कौन कौन सी रचनाएं या कृतियां लिखी गई हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, है ना। तो गुरु थे पंडित सम्राट जगन्नाथ, उनकी एक रचना थी सिद्धांत कौस्तुभ। क्या नाम था? सिद्धांत कौस्तुभ उनका नाम था। दूसरा जो इनकी रचना थी वो थी सम्राट सिद्धांत, सम्राट सिद्धांत। इनके कार्यकाल में ये दो रचनाएं लिखी गई थी, सिद्धांत कौस्तुभ, और भी बहुत सारी हैं जो पर अपन जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपनी इंपॉर्टेंट है वो इसके साथ बहुत सारे रिसर्च। अब इनको पुर्तगाल से भी ये खगोल शास्त्र के ग्रंथ मंगवाए, पुर्तगाल को उनका भी संस्कृत में ट्रांसलेशन करवाया, उनसे भी फिर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, और भी बाहर बाहर के बहुत सारे विद्वान इनके साथ काम करते थे, बाहर से बुला बुला करके। तो इनमें इनको थोड़ी ज्यादा रुचि थी, गहनता, इनको शायद ज्यादा ही मजा आता होगा। उसके अलावा जयसिंह ने भी एक ग्रंथ की रचना की, जयसिंह के द्वारा, जयसिंह सेकंड के द्वारा जयसिंह कारिका की रचना की गई। जयसिंह जयसिंह कारिका, उसमें क्या है? जयसिंह कारिका ज्योतिष ग्रंथ है। खुद जयसिंह ने भी ज्योतिष के बारे में एक अलग ग्रंथ लिखा, जिसका नाम था जयसिंह कारिका। क्या नाम था जिसका? जयसिंह कारिका।
टाइम। है ना। अब इसके अलावा इन्होंने नक्षत्रों की सारणी बनवाई। क्या बनवाई? नक्षत्रों की सारणी। पहले बनी हुई थी पर एक नई सारणी तैयार की इन्होंने, नक्षत्रों की सारणी बनवाई। क्या बनवाई? नक्षत्रों की सारणी बनवाई, और जिसका नाम रखा इन्होंने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर। मोहम्मद शाह के नाम पर, है ना। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर उस नक्षत्रों की सारणी का नाम रखा। और क्या रखा? देखो, मोहम्मद शाह के नाम पर उसका नाम रखा जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही नाम रखा किसका? उस नक्षत्र सारणी का। उसमें मुगल जो बादशाह थे वो कौन थे? वो मोहम्मद शाह थे, और उसके नाम पर इन्होंने इसका नाम रखा। वैसे इनका पूरा नाम यदि देखो आप, इनका पूरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। अभी अपन एक पॉइंटर लिखाएंगे कि इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। मतलब जब ये थे तो उधर से 7 मुगल बादशाह बदल चुके थे। आप सोचो कि उस समय दिल्ली में कितना तरीके से एक जो मुगल बादशाह की सल्तनत थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पूरी तरीके से डगमगा चुकी थी। जहां अकेले इधर आमेर में सवाई जयसिंह सेकंड टिके रहे, उधर दिल्ली में 7 बादशाह बदल चुके थे। इन्होंने सर्वाधिक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक मुगल बादशाहों के साथ किसने काम किया, तो उसमें भी इनका ही नाम आता है, मिर्जा राजा जयसिंह का। इन्होंने 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। 7 राजा इनके साथ मुगल बादशाह बदल चुके थे। शायद ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो कोई बोल सकता है, नहीं मैं मिटाने वाला हूं। लिख लिया ना? सर। हाँ कोमल लिख लिया बेटा? यस सर। ओके। उसके बाद खैर मैं कल लिखा दिया था, पर एक बार फिर से लिखा देता हूं। इनके द्वारा गणित और ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, गणित और ज्योतिष पर अध्ययन के लिए 5 केंद्रों की स्थापना की। पर अध्ययन के लिए 5 केंद्रों की स्थापना की, जिसके बारे में जैसे अपन बताते हैं ना रिसर्च सेंटर की, अलग अलग जगह 5 रिसर्च सेंटर बना दिए। जैसे आप आज के जमाने में है कि जैसे मेडिकल में 5 हॉस्पिटल बना दिए, 5 कॉलेज बना दिए, या उस क्षेत्र के बारे में विशेष अध्ययन के बारे में बना दिए। तो ऐसे उनका जो रुचि थी वो खगोल शास्त्र में थी, गणित और ज्योतिष में थी। और गणित और ज्योतिष का एक साथ कॉम्बिनेशन के साथ अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए इन्होंने 5 केंद्रों की क्या की? स्थापना की थी। उस समय 5 केंद्रों की स्थापना की।
और ये 5 केंद्र कौन कौन से थे, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, जिन्हें अपन सौर वेधशालाओं की स्थापना की, जिन्हें वेधशालाओं के नाम से जानते हैं। उन 5 केंद्रों को क्या बोलते हैं, वेधशाला, मतलब रिसर्च सेंटर एक तरीके से। अभी 5 कौन कौन सी हैं, सबसे पहली है जयपुर में, जिसे आप सब लोग किस नाम से जानते हो, जंतर मंतर। हाँ लिखा दिया यार। पहली कौन सी है, जयपुर में है, जिसे अपन जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी लगी हुई है, और जो इन सभी 5 वेधशालाओं में भी सबसे बड़ी है जयपुर। दूसरी है दिल्ली, दूसरी कौन सी है, दिल्ली। तीसरी मथुरा, मथुरा, बनारस और उज्जैन। इन 5 वेधशालाओं का भी इन्होंने निर्माण करवाया, जिसमें जयपुर सबसे बड़ी है ना। ये जंतर मंतर आप फिर समझा दो कि जयपुर में जो आपने जंतर मंतर सबने सुना है, देखा भी होगा, ऐसे ही इन्होंने 5 जगह वेधशालाओं का निर्माण करवाया। और उनमें क्या होता है कि जो ज्योतिष से संबंधित गणनाएं, मैथ से संबंधित गणनाएं, ज्योतिष और मैथ एक साथ कैसे कैलकुलेटिव हो, से खगोल शास्त्र जो पूरा अध्ययन किया जाता है, उसके बाद अलग अलग तरह के उपकरण लगवाए पत्थरों पर। जैसे देखते हो अपन सूर्य घड़ी जो लगी हुई है, ये जो खगोल शास्त्र का ही पार्ट है। उस जमाने में कैसे टाइम देखते थे, जो आज भी उतनी ही सार्थक है, उतनी सटीक टाइम बताती है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं, उस समय ज्योतिष के बारे में कैसे अध्ययन करते थे, कैसे अनुमान लगाते थे कि कौन सी ग्रह कब परिवर्तन होगा है, ग्रह कहाँ पर स्थित है, वो अलग अलग, वो एक तरीके अलग रिसर्च सेंटर पूरा तरीके बनवाए थे। ऐसे 5, जिसमें पहला जयपुर में है, जो सबसे बड़ा है ना। जंतर मंतर में जंतर मंतर में दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी लगी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी क्या लगी हुई है, सूर्य घड़ी लगी हुई है। जिसे सम्राट यंत्र के नाम से भी जानते हैं। शायद लिख लिया होगा। यस सर। इसके अलावा एक लाइन में लिख लीजिए, जयवान तोप का निर्माण करवाया। जयवान तोप का निर्माण कराया, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है।
तोप आप सब लोग जानते होंगे तोप कैसी होती है, सबने देखी होंगी, किले में गए हैं तो वो रखी हुई है जो तोपें, उसी तरह की तोप होती थी। ये जयवार तोप सबसे बड़ी थी एशिया के उस समय की, और ये तोप एक बार ही प्रयोग ली गई थी, और उस एक बार प्रयोग में इसका गोला जाके गिरा था चाकसू में, और जिससे निर्माण हुआ था गोलेराव तालाब का, जिससे निर्माण हो गया था। उसके बाद सवाई जयसिंह के बारे में एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए। जो पता है आप सबको जल्दी हो रही होगी, कुछ लोग शायद गए भी होंगे। इनके द्वारा सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया गया। 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया गया, साथ कार्य किया, मतलब उधर दिल्ली में 7 मुगल बादशाह बदल चुके थे और ये अकेले टिके रहे। अब सोचो तो उस जब इतने कम पीरियड में 7 मुगल बादशाह बदल गए तो कमजोर होने ही थे वो, और मराठे मजबूत होने ही थे। इनका नाम लिख लीजिए, 7 मुगल बादशाह कौन कौन थे पहले। जनरली ऐसा पूछता नहीं, बस इतना ही पूछता है कि सर्वाधिक मुगल बादशाह के साथ सेवा किसने की, मुगल बादशाह की, या सर्वाधिक कार्य किसने किया मुगल बादशाह के साथ। तो वो 7 ये थे सवाई जयसिंह से। क्वेश्चन तो यही बनता है। फिर भी आपको यदि रुचि हो कि वो 7 कौन कौन बदल गए तो एक इंफॉर्मेशन के लिए लिख लीजिए खाली। जिसमें पहले थे औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन बने ये शायद बताएगा। अरे बाप रे, कोई बताएगा औरंगजेब के बाद कौन बना था। मैंने बताया आपको, मुअज्जम। बहादुर शाह। मुअज्जम, है ना, जिसे अपन बहादुर शाह के नाम से जाना गया। देवू वापस पेज पलट के पढ़ेगा तो ये बेटा याद रहेंगे, तो ऐसे देखेगा ही नहीं तो खासे याद होंगे, है ना। तीसरे थे जहादर शाह। इनके पारिवारिक कलेश ऐसे बढ़े कि वो उसको हटाता, वो उसको हटाता, वो उसका सपोर्ट लेता, और बस दबा चौकड़ी चलती रही थी। रफी उद दरजात। ये पूरी जो फैमिली थी ना, ये मुगल बादशाह की फैमिली चल रही थी। बस एक भाई दूसरे को हटाता, दूसरे तीसरे को, और यही इसकी सहायता उसने ली, उसकी सहायता इसने ली। 2 साल 4 साल, 2 साल 4 साल, 2 साल 4 साल, सबको निपटाते गए। कोई तो बेचारा 6 महीने में नहीं टिका। फिर है रफी उद्दौला। रफी उद्दौला। फिर थे फर्रुखसियर। इसका इतिहास में आप फर्रुखसियर के बारे में बहुत सी सारी चीजें पढ़ोगे। ये वही फर्रुखसियर है जिन्होंने अंग्रेजों को बहुत सारी छूटें प्रदान की, अंग्रेजों को बहुत सारे लाइसेंस फ्री में बांट दिए थे इन्होंने, फर्रुखसियर ने। और एक जो अंत में जिसके बारे में अपन अभी पढ़ रहे थे, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर शाह, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला। इस तरीके से उन्होंने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। 7 मुगल बादशाहों की एक तरीके से उन्होंने सेवा की, उनके अधीनस्थ होकर इन्होंने कार्य किया था। तो ये सर्वाधिक मुगल बादशाहों के साथ कार्य करने वाले पहले शासक थे। कौन? सवाई जयसिंह सेकंड। तो एक लंबा चौड़ा इतिहास सवाई जयसिंह के बारे में अपन ने पढ़ा। ये मान के चलना, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह, इन 4 से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार माधो सिंह से पूछे जाते हैं। तो खैर अपने 2 दिन में शायद ये इतिहास आमिर का कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि शायद आज थोड़ा बेटर समझ आया होगा। मैंने थोड़ा सा रुक के करने की कोशिश की है, कुछ जगह में शायद हो सकता है स्पीड हो। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो
तो जरूर बताएं। लिख लिया कि शब्द है? यस सर। ओके। हाँ, एक बात और, जैसे मैं आपसे पूछा चाहता हूँ कि मैंने आपको फीस बताई थी 500 रुपये एक सब्जेक्ट की, तो किसी को ज्यादा लगी तो वो बता सकता है ना? तो ये क्या है, ये ज्यादा है कि इसके बारे में आप बता सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, मैंने किस हिसाब से बताई, लगभग आपके एक सब्जेक्ट कवर होगी 45 से 50 डेज में। कितने दिन में? 45 से 50 दिन में जाकर आपकी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगी। 45 से 50 दिन में आपकी एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगी। और ये आप मान के चलो कि 45-50 दिन के मैं आपको यदि ये रुपए बता रहा हूँ, मतलब 1.5 महीने के, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा है। अब 50 ही मत लेके तो चलो, पर 1.5 महीने के, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा है। फिर भी किसी को इससे शिकायत हो तो अपनी राय जरूर रख सकता है। राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए सब स्वतंत्र है। और जो लोग नहीं बोलते हैं या नहीं पूछते हैं, वो भी इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में, या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा, या और कोई शिकायत है, नोट्स चाहिए, या और कुछ बातें हैं, तो बिल्कुल बेझिझक मुझे चाहे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या कोई भी और प्रॉब्लम हो तो। अभी अपना कोई ऐसा बड़ा लंबा चौड़ा ग्रुप नहीं है कि मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता या किसी की शिकायत नहीं सुन सकता, है ना? तो ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, किसी को ऐसा लगा हो कि भाई ये ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि 40-45-50 दिन के 500 रुपये कुछ ज्यादा हो। पर डे के हिसाब से देखोगे तो 10 रुपये ही पड़ेंगे। हाँ, इसमें भी अब एक चीज और है, यदि कोई एक महीने के हिसाब से बात करना चाहे तो एक मंथ की हिसाब से बात करना चाहे, पर उसमें आपको ये चीज थोड़ा सा लॉस हो सकता है कि कई बार मान लो चीजें 2 दिन की छुट्टी हो गई, 3 दिन छुट्टी हो गई, वैसे तो छुट्टियां नहीं होंगी, और कभी कभार हो सकती हैं वो छुट्टियां। जैसे अभी मेरे एक कॉन्फ्रेंसेज है अजमेर में, तो तब कुछ छुट्टी हो सकती हैं, बाकी आपकी छुट्टियां नहीं होंगी, रेगुलर ही रहिए। उन कॉन्फ्रेंसों में भी मैं थोड़ा ज्यादा बिजी रहूंगा, नहीं मैं क्लास वहां से भी एक मंथ के लिए भी यदि कोई सोचे, तो एक मंथ के लिए मैंने रखी है ओनली 300 रुपये, है ना? तो ये आप देख लेना। बाकी आपकी कोई भी और शिकायत हो तो बिल्कुल आप अपनी बात रख सकते हो, पूछ सकते हो, कह सकते हो। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है या कुछ समझने के बारे में या कुछ ऐसा? कल टेस्ट लोगे क्या?